तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा और अगर आप ये 20 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आता भी है तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन आते रहेंगे तो आप उन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि इसका कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, यानी किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है परासरण दाब और चौथा ऑप्शन है प्रकाशिक सक्रियता। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म का इसमें प्रकार है वह क्या है, परासरण दाब है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वह करेक्ट हो जाएगा, परासरण दाब। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब है। देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में तो इसका आप उत्तर कैसे देंगे। तो अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, किसका कम होगा, तो इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जाता है। जिसका आयन ज्यादा होगा उसी का परासरण दाब ज्यादा होगा। अब आयन से आप कैसे पहचानेंगे, जैसे यहां पर दिया 1 मोल KCl, तो यहां पर देखिए सबकी जगह 1 मोल ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब समान है। अब आयन जिसका ज्यादा होगा उसी का परासरण दाब ज्यादा होगा। तो KCl है, तो KCl पे कितना आयन है निकालते हैं। तो अगर हम KCl को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, K प्लस Cl माइनस के रूप में टूटेगा, यानी एक आयन यहां पर, एक आयन यहां पर, यानी KCl में कितने आयन है, तो 2 आयन है। वैसे NH4 का होल थ्राइज PO4, तो NH4 पे जो आयन होता है +1 होता है और PO4 पे कितना होता है, -3 होता है। यानी यहां पर कितने आयन हो गए, तो 4 आयन। यहां पे 2 आयन होगा, यहां पे 4 आयन होगा। BaCl2, Ba पर +2 आयन होता है और Cl पे -1 होता है, यानी यहां पर कितने आयन है, तो 3 आयन है। और यहां पे क्या होगा, C6H12O6, यानी इस पे कोई आयन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही हट गया। तो निम्नांकित में कौन सर्वाधिक परासरण दाब है, तो किसका आयन सबसे ज्यादा है, दूसरे वाले का। तो दूसरा ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 1 मोल NH4 का होल थ्राइज PO4, क्योंकि इस पे कितने आयन है, 4 आयन है। और अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि निम्नलिखित विलयनों में किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा, क्योंकि इस पे आयन ही नहीं होता है, अतः इसका जो परासरण दाब होगा सबसे कम होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता है। देखिए, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। तो ऐसा नहीं है कि फार्मूला इसका है तो इसमें 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता कितना होगा। हमें पता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो विलेय का जो भार है वो कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। तो इसका अणु भार कितना होगा, तो NaOH एक यौगिक है, तो अगर इसका हम अणु भार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, Na यानी सोडियम का कितना होता है, भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी जो अणु भार होगा वो कितना होगा, 40। अब अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोल बराबर कितना, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, तो भार कितना था 5, अणु भार कितना है 8, अगर इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/8 आएगा। अब निकालना क्या है कि मोलरता निकालना है। आयतन कितना दिया है विलयन का, 450 ml दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम मोलरता निकालेंगे तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या यानी 1/8, विलयन का आयतन यानी कि कितना है 450, दिया किसमें है, ml में। जब भी ml में रहेगा तो 1000 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हल करेंगे तो ये होगा 1/8 और इंटू में क्या हो जाएगा 450 और कितना दिया है, गुणे में 1000 दिया हुआ है।
अब इसको अगर आप हल करोगे तो लास्ट में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 0.277। कितना आएगा? 0.277। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा 0.278 है और यहाँ पर 277 है। तो लगभग 1 पॉइंट आगे है। तो ऐसे ही लिखा जाता है, अगर कोई भी दो अंक एक ही अंक 2 बार आ जाता है तो दूसरे वाले को 1 बढ़ा देते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.278। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करना है। चौथा क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। केवल मोलों की संख्या पूछा है, भार दिया हुआ है, अणु भार हमें निकालना पड़ेगा। और फिर फार्मूला क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, तो यहां पर जो भार दिया है W बराबर वो कितना दिया है? 180 ग्राम। अब मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो H2O दिया है यौगिक, तो इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहां से अगर मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणु भार, भार कितना है? 180, अणु भार कितना है? 18। कितना उत्तर आएगा? तो 10 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चौथा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो 10 मोलों की संख्या कितना हो जाएगा 180 ग्राम जल में? तो 10 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? देखिए क्वेश्चन आ गया। पहले वाले में क्या था कि किसका अधिक होगा, इसमें पूछा है किसका कम होगा। तो जिसका आयन सबसे ज्यादा कम होगा उसी का क्या होगा? परासरण दाब कम होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड विलयन क्या होता है? KCl, इसमें आयन कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन क्या होता है? MgCl2 होता है, यही होता है ना। तो Mg पे +2 होता है, Cl पे -1, यानी आयन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है, एल्यूमिनियम पे 3 होता है और फॉस्फेट पे कितना होता है? तो 4 होता है। कितना हो जाएगा? 7 आयन हो जाएगा। अगर किसका पूछता किसका सबसे ज्यादा है तो चौथे वाले का। आप कहेंगे सर दूसरे का नहीं बताया। तो स्वर्ण विलयन पे कोई आयन ही नहीं होता है, इसीलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई आयन नहीं है मतलब इसका क्या मान होगा? 0 होगा, और 0 सबसे छोटा होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? स्वर्ण विलयन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा तो चौथा का, क्योंकि इसमें कितने आयन है? 7 आयन है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिक कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर आप ये 20 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो होती है सेमी इनवर्स ओम इनवर्स। ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसको। क्या होता है? सेमी इनवर्स ओम इनवर्स। रो की एसआई इकाई क्या है? रो का मतलब प्रतिरोधकता। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो कभी भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पूछता है तो हमेशा 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर या उपरोक्त सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है, यानी धातु की प्रकृति पे भी करता है, विलयन के ताप पर भी करता है, विलयन की मोलरता पे भी करता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? Na2O होगा या MgO होगा या Al2O3 या Ag2O होगा? तो सिल्वर ऑक्साइड जो होता है या क्या होगा? हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबलतम अपचायक है, लिथियम है, सोडियम है या K है या CF है। ठीक है, तो इसमें जो प्रबलतम अपचायक का काम करता है वह कौन है? लिथियम है। लिथियम जो है वह क्या है? प्रबलतम अपचायक है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि शून्य कोटि ही आ जाए, प्रथम कोटि आ सकता है, द्वितीय कोटि आ सकता है, तृतीय कोटि भी आ सकता है। तो अगर आपको मान याद नहीं हो रहा है इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स के पावर होता है 1 माइनस यन, N2 में क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। जिसका भी पूछेगा बस यन की जगह उसका मान रख देना है। शून्य कोटि का पूछा है तो यन का मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहां से क्या मिलेगा? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है,
लीटर इनवर्स, और 1 माइनस 0 यानी कि 1 होगा, 1 का कोई मान नहीं होता है। N2 में क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी मान कितना निकला, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। अब अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय कोटि का पूछा है तो n की जगह हम कितना रंग देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N2 में क्या है, सेकेंड इनवर्स, ये तो बाहर है। तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, अब -1 यानी कि 1 के नीचे जाएगा तभी प्लस होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटे मोल, ये क्या है, लीटर इनवर्स, और ऊपर क्या चल रहा है, तो सेकेंड इनवर्स चल रहा है। अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मोल की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। लीटर की पावर -1 पहले से है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स पहले से है, यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला, ठीक है। तो आप प्रथम कोटि का भी निकाल सकते हैं, तृतीय कोटि का भी निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो। जरूरी नहीं है कि या तो शून्य का आएगा या तो द्वितीय का आएगा, प्रथम का भी आ सकता है, तृतीय का भी आ सकता है, तो आपको फार्मूला केवल याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संकुल K3CO C2O4 का होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हर साल हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए दे ही दिया जाता है। तो आप कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, जिसका ज्ञात करना है उसको यक्ष मान लेना है। अब बाकी जो दिया गया है इधर उधर सबके आयन का संख्या लिख देना है कि किस पे कितना आयन होता है। अब बराबर 0 करके, देखिए इसके ऊपर कोई आयन नहीं है तो बराबर 0 कर देंगे, और जो यक्ष का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, क्या दिया गया इसमें, K3CO C2O4 का होल थ्राइज, तो K पर कितने आयन होते हैं, +1 होता है, तो कितना हो जाएगा 1, और कितने K है यानी कि 3 है तो 3 हो जाएगा। अब प्लस CO का निकालना है तो CO की जगह यक्ष मान लेंगे। अब प्लस C2O4 पे -2 आयन होता है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे -2, और कितने बार C2O4 है, 3 बार है, तो इंटू में 3, बराबर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है ना, इसके ऊपर कोई आयन नहीं है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा, और यहां से कितना हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा -6 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये मिलेगा यक्स -3 बराबर 0, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा, यानी इसमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह कितना है, तो 3 है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3D54S2। ये जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, निकालते हैं क्या होगा, जिसका निकालना होगा उसको हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। तो KMnO4 का हमें निकालना है, यानी Mn का निकालना है, तो K का कितना होता है, 1 होता है, Mn का यक्ष मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन पे -2 आयन होता है तो -2, कितने बार आयन, कितने बार ऑक्सीजन, 4 बार, अब बराबर क्या होगा 0, तो 1 प्लस यक्ष -8 बराबर 0, तो -7 प्लस यक्ष बराबर 0, तो यक्ष का वैल्यू कितना आ गया, तो 7 आ जाएगा। यानी KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है, प्लस का 7 है, ठीक है, प्लस माइनस भी देखना है, तो प्लस का 7 हो जाएगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि CONH3 का होल 4 Cl2 Cl में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है 2, 3, 4 या 6, तो इसमें जो संख्या वह 6 है, कितना हो जाएगा 6, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 है, यानी इन्होंने पहले से ही ऑक्सीकरण संख्या दे दिया और पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका ऑक्सीकरण संख्या 6 है Mn का। तो हमने तो अभी KMnO4 का निकाला है तो ये तो नहीं होगा। अगर Mn2 का देखते हैं तो Mn यक्स हो जाएगा, 2 दूना के 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। Mn2O3 का देखते हैं तो Mn यानी कि 2 यक्स हो जाएगा, यक्स रखेंगे, यक्स गुणे 2 यानी कि 2 यक्स, 2 3 6 हो जाएगा, यानी इसका भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा K2MnO4, क्योंकि K का क्या होता है 1, 2 हो जाएगा, प्लस में यक्स होगा, 2 चौकी 8 हो जाएगा, माइनस का 8, तो 2 - 8 यानी कि माइनस का 6, अब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, ठीक है। तो इसी का क्या है, इसी यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन
उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। Na+ है कि Cr2+ है या CO2+ है या Cr3+ है। तो जो सोडियम प्लस है यानी सोडियम जो आयन है ये क्या करता है, उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपको अभी तैयार कर लेना है और ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिलेगा, बस जाकर के आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहीं पर सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी चीज यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ उसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है और इसमें मैं आपको आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, उसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे लास्ट के समय में नोट्स से रिवीजन करना है और पेपर देने जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।